Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra, and this is the series in which we will be discussing the previous year questions of PCS prelims examination subject wise। कि जो सवाल पहले PCS एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं अलग अलग वर्षों में, उनको हमने सब्जेक्ट वाइज आपके साथ डिस्कस करना है सो दैट यू कुड गेट अ फेयर आइडिया कि किस हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, और वो इस तरह इंक्रीज हो गया कि अब यूपीएससी का उसके अंदर फ्लेवर आने लगा है। तो उसी तहत मेरा नाम है विनय जोशी। आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी। सिमिलरली आकृति मैम विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द रेल्म ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। विशाल सर पॉलिटी के साथ, आशीष सर हिस्ट्री के साथ। तो वी विल बी डिस्कसिंग मल्टीपल सब्जेक्ट विद द मल्टीपल टीचर, ताकि आपको एक पूरा ढंग से पीसीएस को कैसे अप्रोच करना चाहिए वो समझ आ जाए। ऑलराइट, चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ द डे। उससे पहले एक बार हम सिलेबस क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि कमीशन ने किस प्रकार से ज्योग्राफी के सिलेबस को मेंशन्ड है। तो ज्योग्राफी के सिलेबस में हम जैसा कि देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी इसके अंदर मेंशन्ड है, और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी क्लाइमेटोलॉजी इसमें मेंशन्ड है। तो क्लाइमेटोलॉजी के जो एरियाज हैं वो एनवायरमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन हम ज्योग्राफी में ही उनको कवर करते हैं। ये रे वे दो एरिया। सिमिलरली ऐसे ही सॉइल के ऊपर टॉपिक्स हैं, और ये सॉइल जियोमॉर्फोलॉजी का एरिया है, तो वहां पे इसको कवर किया जाता है। उसके बाद पूरे सारे जो सवाल हैं वो इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी से आते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब है वर्ल्ड रिसोर्सेज, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज एंड वर्ल्ड एग्रीकल्चर, वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये जो एरियाज है, पॉपुलेशन का मतलब है ट्राइब्स, एग्रीकल्चर का मतलब है, जैसे आज हमने एक सवाल डिस्कस करना है जिसमें वर्ल्ड के एग्रीकल्चर के बारे में है, रिसोर्सेज के बारे में सवाल है। तो सवाल थोड़े से वर्ल्ड लेवल पे है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी भी पूछी गई है, फिजिकल भी पूछी जाती है। तो मींस हमने जब पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है तो हमने पूरा होलिस्टिक वे में इसको प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, चलिए जी, क्वेश्चन ऑफ द डे इज, ये क्वेश्चन जो है रिवर्स से पूछा गया है। रिवर्स एंड डैम्स हमेशा एक साथ पढ़ाए जाते हैं, तो वहां से ये सवाल है। सवाल का जो लेवल है वो L3 है। L3 हमारे लेवल क्या होते हैं कि L1 सबसे आसान, L2 से L3 टफ, L2 से L3 सबसे टफ। तो L3 इज द टफेस्ट क्वेश्चन। मोस्टली 2020 में ज्योग्राफी के जो सवाल हैं वो L3 लेवल के ही हैं। तो अगर हमने ऐसे सवालों को करना है तो हमने ये चीज देखनी है कि अगर एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किया जाए तो क्या सवाल किए जा रहे हैं हमसे। तो एलिमिनेशन मेथड से तब भी सवाल करना आसान है। जैसे ये सवाल है, मध्य प्रदेश में क्या श्री राम सागर रिजर्व है? तो उन्होंने पूछा कि कौन सी इसमें से ऑर्डर करेक्ट फॉर्मेट में लगा है। तो श्री राम सागर रिजर्व अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, गोदावरी रिवर के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है जो कि तेलंगाना में है, क्योंकि गोदावरी आंध्र में जाती ही नहीं है, तेलंगाना में जाती है। तो अगर आपको रिवर भी पता चल गया ना किस रिवर में है, तो उसी के बेसिस पे आपको स्टेट थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में तो गोदावरी है ही नहीं, तो इसकी वजह से मध्य प्रदेश में ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। भारगी डैम पॉपुलर डैम था क्योंकि ये नर्मदा के ऊपर बना है और करंट अफेयर में लगातार बना रहा था। तो मींस ये मध्य प्रदेश में। तो बोथ ऑफ द ऑप्शन आर इनकरेक्ट। तो 2, 3 जहां पर भी दे रखा होगा वो इनकरेक्ट हो, सॉरी 1, 2 जहां पर भी दे रखा होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली 3 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। तो शोलायार रिजर्वायर पॉपुलर है, शोलायार रिजर्वायर तमिलनाडु में, और ये रिजर्वायर आपके तमिलनाडु में पाया जाता है। तो दिस इज द ओनली करेक्ट चॉइस वी आर हैविंग। तो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हमने देखना है कि अगर एक ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर दें, उसके द्वारा आंसर करने का प्रयास करना चाहिए। ऑलराइट जी, चलिए क्विकली मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। वो पूछते हैं कि थाल घाट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया में देखें, नदर्न इंडिया में हिमालयस के अंदर बहुत सारे प्रकार के पासेस हैं। तो साउथ में पासेस को घाट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। साउथ में क्योंकि शाद्रीज पेनिनसुलर इंडिया में कॉन्टिन्यूस हैं, तो वहां पे ज्यादा पासेस नहीं है। तो हमारे पास 2 पास वहां देखने को आते हैं, एक है थाल, एक है भोर घाट। तो ये दोनों पासेस, नासिक देखो 3 शहर इस तरह से जुड़े हुए हैं, नासिक, मुंबई एंड पुणे। एक घाट नासिक और मुंबई के बीच में है जिसका नाम है थाल घाट, एक घाट मुंबई और पुणे के बीच में है जिसका नाम है भोर घाट। थर्ड घाट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला में है और केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, इसका नाम है पाल घाट। 3 ही घाट सबसे मशहूर घाट है साउथ इंडिया के। तो उसमें से थाल घाट के बारे में सवाल है कि क्या इसको कसारा घाट बोलते हैं, क्या ये मैकल हिल्स में है, और क्या इसमें से भुसावल कल्याण रेलवे निकल के जाती है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है।
इंफॉर्मेशन आसान नहीं है। इसमें से जो सबसे ज्यादा सुनने वाली टर्म होगी वो होगी मैकल रेंज। तो ये मैकल रेंज में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैकल रेंज इज इन दी, अगर इंडिया का मैप आप जानते हो तो मैकल रेंज आपके मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे मैकल रेंज में अमरकंटक प्लेट्यू है, जहां से 3 नदियां नर्मदा, सोन और महानदी निकल के जाती है। तो ये मैकल रेंज बिल्कुल नहीं है। तो 2 को एक बार एलिमिनेट करो, तो जहां जहां 2 है वहां काटा मार दो, अपने आप आपका आंसर निकल के आ गया सी। तो कुछ क्वेश्चन दिखते टफ हैं लेकिन वो सरलता से सॉल्व किए जा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो यहां पे हम लोगों ने क्या मेथड यूज किया, एलिमिनेशन मेथड। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि अब जो पेपर का लेवल है उसमें स्मार्ट बच्चों को देखा जा रहा है, इसमें स्मार्ट बच्चों को जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है, जो क्वेश्चन को देख के घबरा नहीं जाते, ऐसे बच्चे चाहिए। केवल नॉलेज, देखो नॉलेज की एक सीमा है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नॉलेज आपको नहीं हो सकती, हर चीज आपको नहीं पता हो सकती, हर फैक्ट आप नहीं याद कर सकते, लेकिन आप शार्प तो बन सकते हो। तो शार्प बच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बच्चे बनने की कोशिश करो। तो कसारा घाट ये सुना हुआ था, कसारा एक टाउन है जो थाल घाट के पास में है। भुसावल कल्याण रेलवे न्यूज में रही थी उस टाइम पे, तो इसलिए ये सवाल फ्रेम किया गया है। ऑलराइट, चलो जी थर्ड क्वेश्चन ये देखिए आप, ये जो 3 घाट मैंने मेंशन किए थे, दिस इज द घाट बिटवीन नासिक एंड मुंबई, थाल घाट। दिस इज द घाट बिटवीन मुंबई एंड पुणे, भोर घाट। पॉपुलर घाट है ये दोनों। और फिर थर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाल घाट पॉपुलर घाट है, ये नीलगिरी और अन्नामलाई रेंज के बीच में है। चलिए जी, दिस इज द मैकल रेंज विच इज बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश, विच इज ऑन दी बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन दोनों के जंक्शन के ऊपर बना हुआ मैकल रेंज है। चलो जी, थर्ड इज ग्लेशिएटेड वेटलैंड, इनमें से कौन है? ग्लेशिएटेड मतलब ग्लेशियर से बना हुआ वेटलैंड कौन है? ग्लेशियर्स हिंदुस्तान में, अगर आपको ज्योग्राफी पता, देखो टेक्निकली सॉल्व करने की कोशिश करो। ग्लेशियर्स हिंदुस्तान में कहां मिलते हैं? तो दिस इज द रीजन ऑफ हिमालय जहां ग्लेशियर मिलते हैं। सिक्किम, अरुणाचल के बियॉन्ड ग्लेशियर्स नहीं मिलते, क्योंकि नामचा बरवा के बाद हिमाचल की ऊंचाई घट जाती है। पेनिनसुलर में क्योंकि गर्मी ज्यादा है, ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स नहीं है, यहां भी ग्लेशियर्स नहीं मिलेंगे। तो ग्लेशियर्स की जो एक लोकेशन है वो केवल हिमालयाज में है, वो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज। नॉर्थ वेस्टर्न में 3 स्टेट निकल के आते हैं, JNK, हिमाचल और उत्तराखंड, यहीं पे ग्लेशियर हिंदुस्तान में है। तो सवाल पूछा गया कि क्या ग्लेशियर वेटलैंड कहां पे है? रुद्रसागर त्रिपुरा में है, त्रिपुरा तो प्लेन एरिया है। लोकतक लेक मणिपुर, मणिपुर में तो हिल्स है। और लोकतक लेक इम्फाल में है जो प्लेन एरिया है। तो ये 2 तो ऑप्शन घट गए, अब रह गए 2 ऑप्शन में एक सही। तो क्या चंद्रताल मध्य हिमाचल में है या नीलनाग कश्मीर में है? आप समझिए कश्मीर एक प्लेन है, ऑलमोस्ट हाई ऑल्टीट्यूड है लेकिन प्लेन है, वहां पे ग्लेशियर लेक होने की संभावना कम है। डल लेक इज ग्लेशियर लेक, लेकिन नीलनाग इज नॉट अ ग्लेशियर लेक। चंद्रताल बहुत पॉपुलर लेक है, चंद्रताल एंड सूरजताल बोथ आर इन लाहौल स्पीति, और ये बहुत ठंडे इलाकों में बनी हुई झीलें हैं और प्योरली ड्रिवन बाय ग्लेशियर हैं, फेड बाय ग्लेशियर हैं। तो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। तो हमने टेक्निकली इसको सॉल्व किया, ऑलराइट, रट्टे से नहीं किया है। अगर आप देखेंगे दिस इज द लोकेशन ऑफ चंद्रताल, हमता पास के पास में है। आप इसके लोकेशन को देख के जान जाएंगे कि ये ग्लेशियर के द्वारा बनी हुई लेक है। फ्रॉम द रिसीडिंग ऑफ द ग्लेशियर दिस लेक हैज बीन फॉर्म्ड। ऑलराइट, चलो क्विकली मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, द मेडिटेरियन लैंड। देखो अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, डोमेन है एग्रीकल्चर। देखो पेचीदा सवाल है। अब ये सवाल क्या कहता है? द मेडिटेरियन लैंड अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। क्यों है ये ठीक? आप देखिए मेडिटेरियन, आपने मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको पता है कि दुनिया में मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मेडिटेरियन सी के अराउंड मिलता है, चिली में मिलता है या कैलिफोर्निया में मिलता है। दुनिया में मेजरली यही 3 जगह हैं जहां मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में मिलता है, उसकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, वॉल्यूम बहुत अधिक नहीं है। तो मैक्सिमम मेडिटेरियन क्लाइमेट यही है। मेडिटेरियन क्लाइमेट में आपको पता है जो फ्रूट लगाया जाता है वो है खट्टा फ्रूट, सिट्रस, लेमन, ऑरेंजेस, ऑलिव, ग्रेप्स। इसलिए यहाँ पे वाइन इंडस्ट्री थ्राइव करती है। तो मेडिटेरियन सी के अराउंड, चाहे यूरोपियन साइड हो चाहे अफ्रीकन साइड हो, इस प्रकार के एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। वाइन यार्ड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वाइन मेकिंग इंडस्ट्रीज एंड फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग और जूसेस इंडस्ट्री थ्राइव करती हैं। तो मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट जहां पर है उसको तो सबसे पहले हटा दो। सेकंड, द ऑलिव ट्री नेटिव मेडिटेरियन रीजन इज अ वेरी सॉइल सेंसिटिव ट्री एंड थ्राइव ओनली इन वेल ड्रेन्ड सॉइल। नॉट नेसेसरली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है ऑलिव ट्री को, लेकिन ऐसा नहीं बहुत वेल ड्रेन हो, बहुत सॉइल सेंसिटिव हो। दुनिया में बहुत जगह उगाया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
फ्रांस लीड द वर्ल्ड ट्रेड इन फ्रेश ग्रेप्स विद मोर देन 90% शेयर, डेटा इज इनकरेक्ट। केवल पूरे मेडिटेरियन में वाइन यार्ड्स हर जगह हैं, फ्रांस में है, स्पेन में है, इटली में है, और हमारे मोरक्को के अंदर है, अल्जीरिया में है, और हमारे इजिप्ट के अंदर भी हैं, टूनिशिया में भी हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ग्रेप्स कल्टीवेशन है। तो 90% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश ग्रेप में शेयर है, ऐसा इनकरेक्ट है। तो 2 and 3 आर दी इनकरेक्ट ऑप्शन। तो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। फोर्थ ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑल्दो इट इज अ करेक्ट, क्योंकि कॉर्क ओक अगर देखा जाए ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन वेजिटेशन है और मेडिटेरियन में ही पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑलराइट जी, चलो लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है फिजिकल ज्योग्राफी से डिराइव्ड ओशेनोग्राफी के अंदर का सवाल, जिसमें से भी फिशिंग से आया हुआ, रिसोर्सेज जैसा कि मैंने बताया फिशिंग से आया हुआ सवाल है, जो ओशेनोग्राफी का एक एस्पेक्ट है। ये सवाल कहता है जो कनाडा, देखो अगर आप नॉर्थ अमेरिका की शक्ल देखोगे ट्रायंगल शेप का है, ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, यहां पे न्यू फाउंडलैंड है। जिसने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है उसको पता है न्यू फाउंडलैंड के ऊपर बहुत बड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अगर आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ी होती है तो वो फिशिंग को प्रमोट करती है। उसी के तहत ये सवाल पूछा है कि न्यू फाउंडलैंड में वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। बिल्कुल सही बात है, यहां पे है ग्रैंड बैंक, जो इन्होंने मेंशन भी किया है, ग्रैंड बैंक। ऐसा ही कैलिबर का एक बैंक नॉर्थ सी में है जिसका नाम है डॉगर बैंक, और ये यूके, नॉर्वे, स्वीडन और जर्मनी सारे लोग यहां से फिशेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत बड़ा फिशिंग बैंक है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये बहुत बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें पूछा गया कि कौन कौन सी सही है, तो 1 इज द करेक्ट। तो जहां पे 1 नहीं है उसको हटा दो। अब 1 इतनी सही है कि हर ऑप्शन के अंदर दे रखी है। बोथ पेलेजिक एंड डेमर्शियल फिश आर कॉट कॉमर्शियली हियर, बिल्कुल ठीक बात है। पेलेजिक वो फिश होती है जो डीप वाटर में मिलती है, नेरेटिक वो फिश होती है जो नियर टू द कोस्ट मिलती है। क्योंकि यहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ी है तो पेलेजिक फिशिंग भी यहां पे की जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी सही ऑप्शन है। तो जहां पे 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हो उसको बना लो। तो मींस अब सी और डी में से एक चॉइस अपने पास रह जाती है। सी को देखिए, कॉड इज द चीफ फिश, कॉड इज ये तो बिल्कुल ठीक होना ही है क्योंकि ये दोनों में है ऑप्शन। तो ये इसलिए भी ठीक है क्योंकि कॉड फिश लीवर ऑयल बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, ओमेगा 3 के लिए कंज्यूम किया जाता है। अगर आपको पहले हाई लैटिट्यूड के अंदर ऑयल नहीं होता था, हमारे वहां तो सरसों का तेल था, कोकोनट का तेल था, हम दिया जला सकते थे। ये लोग लैंप के लिए कॉड लीवर ऑयल यूज किया करते थे। इवन जापान में भी यूज होता है, स्वीडन, नॉर्वे में भी यूज होता है, तो यूरोपियन नेशन भी यूज करते थे। सेम कल्चर आपका कनाडा और यूएसए में भी आया है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट इज सेंट जॉन्स, हैलिफैक्स एंड यारमाउथ। फेमस है, हैलिफैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोर्ट हियर। तो क्या ये बहुत बड़े फिशिंग के एक्सपोर्टिंग पोर्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि न्यू फाउंडलैंड के हैं तो फिशिंग को एक्सपोर्ट जरूर करेंगे। तो फोर्थ इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। ऑलराइट जी, थोड़ा सा टफर साइड पे सवाल था, इतनी इंफॉर्मेशन जनरली स्टूडेंट के पास नहीं होती। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पॉपुलेशन से, वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर भी ट्राइब से। आई विल रेट दिस क्वेश्चन एट द लेवल ऑफ L3। टफ क्वेश्चन है, क्यों जी? The Hausa are the primarily pastoral tribe of Nigeria for whom cattle is a symbol of wealth। ये इन्फॉर्मेशन इतनी आसान इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हर बच्चे को पता हो। तो आपको मान के चलना है कि आपने 50 to 60% ही मार्क्स गेन करने पीसीएस प्रीलिम्स में। तो ये वो सवाल था जो छोड़ा जाना चाहिए था। ऑल्दो हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ते तो हमें पता है इट इज दी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइब ऑफ नाइजीरिया। दैट्स व्हाई आई हैव हर्ड अबाउट दिस ट्राइब। इट इज अ पेस्टोरल टाइप, नॉट एग्रीकल्चरल ट्राइब। तो इसलिए मुझे पता है, अदरवाइज ये कॉमन इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, बिंदेबू एक ट्राइब है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, डेजर्ट पार्ट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहां की ट्राइब है। और बोला जाता है क्या ये पानी के पास में रहते हैं और हंटिंग करते हैं? बिल्कुल ठीक है। डेजर्ट की ट्राइब के पास या तो नोमैडिज्म होगा या हंटिंग होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन रह ही नहीं जाता। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको पता है आर्टिशियन बेसिन है, पानी की अवेलेबिलिटी है, तो ये यहीं पे ही पाए जाते हैं। अब इनकी मात्रा बहुत कम हो गई है क्योंकि सिविलाइजेशन वहां तक पहुंच गया है और यूरोपियन एक्सपेंशन की वजह से इनको हंट किया गया है, इन ट्राइब को मार दिया गया है। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो सी इज द करेक्ट चॉइस। इन ट्राइब की अगर आप शक्ल देखोगे तो दिस इज अ वेरी फेमस ट्राइब, पेस्टोरल ट्राइब ऑफ नाइजीरिया, एंड दिस इज द ट्राइब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अगर इनके शक्ल और इनके फीचर्स को देखोगे, दिस इज द नेग्रिटो रेस। और सेम ऐसी रेस के फिजिकल फीचर्स वाले लोग हमें अंडमान एंड निकोबार में भी देखने को मिलते हैं। तो ये उन्हीं की ही एक्सटेंडेड फैमिली मानी जाती है जो कि अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होकर गए थे।
Alright, so these were the question which has been put up in 2020 PCS prelims examination. The level of the examination was very tough. और ये जो पूरा पेपर ही है इसको L3 रखा जाता है. Not only geography, the other aspect of the paper, the other discipline which has been put up in the paper are considered as the tough on the tougher side. ठीक है, तो हमें अब अपनी प्रिपरेशन का स्तर अच्छा रखना पड़ेगा, यूपीएससी के कैलिबर पे जाना पड़ेगा. ऑलराइट, तो हियर आई एम डन विद द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन पुट अप इन 2020. Soon in the very next week we will be discussing of the question which has been framed in PCS prelims 2018 और हम देखेंगे किस तरह से चेंजिंग ट्रेंड है. 18 का पेपर देखोगे हलवा है, ये पेपर कठिन पेपर है. ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट.